साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, झारखंड का राजनीतिक तापमान अब शिखर पर पहुंच गया है। हमेशा शिकायत थी लोगों को कि राहुल गांधी झारखंड नहीं आ रहे हैं, तब राहुल गांधी भी झारखंड आने लगे, यानी कि नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, इंडिया अलायंस के स्टार लीडर कह लीजिए। तो राहुल गांधी पिछले दिनों भी आए और आज भी राहुल गांधी झारखंड में थे। लाहौर नगरी जमशेदपुर में सभा को संबोधित किया। उससे पश्चिमी जमशेदपुर से बन्ना गुप्ता चुनाव लड़ रहे हैं, जो हेमंत सरकार की गवर्नमेंट में भी स्वास्थ्य मंत्री हैं। और राहुल गांधी बागमारा भी पहुंचे थे। बागमारा गिरिडीह लोकसभा में यह विधानसभा पड़ती है, लेकिन है धनबाद जिला में। वही बागमारा जहां से कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर महतो ताल ठोक रहे हैं इस बुजुर्गी में भी। हालांकि उनका कहना है कि यह उनका आखिरी चुनाव है, इसके बाद चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब दूसरी तरफ है बड़े दबंग नेता ढुल्लू महतो के छोटे भाई। ढुल्लू महतो लगातार 3 टर्म विधायक रहे यहां से। अब छोटे भाई शत्रुघ्न महतो को उतार दिया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी बार बार ये भले कहती रहे कि परिवारवाद उनके यहां नहीं चलता है, लेकिन कहीं भाई, कहीं पत्नी, कहीं बेटा, तो चुनाव लड़ ही रहा है नेताओं का। लेकिन खास बात यह है दोस्तों बागबारा में कि त्रिकोण बना रहे हैं दीपक रवानी, जो टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेल केम के नौजवान प्रत्याशी। और साथियों, एक और बात याद रखिए, दीपक रवानी उसी जेल केम से हैं। गिरिडीह लोकसभा चुनाव का परिणाम जब आया था, और जेल केम से तो तब नहीं जब जब केसेस थी। टाइगर जयराम महतो गिरिडीह से उम्मीदवार थे और 3.5 लाख के करीब वोट लाया था। सबसे अधिक तो डुबने में मिला ही था, 90,000 के आसपास। लेकिन बागमारा में भी कम उन्हें वोट नहीं मिले थे। 40,272 मत इस विधानसभा से टाइगर जयराम महतो ने हासिल किए थे। बड़ी बात है। तो ये खेल बिगाड़ने को, या जीत भी सकते हैं अगर, क्या ठिकाना कि दीपक की रोशनी फैल जाए और रवानी में वोटर्स मतदान तक चले आए और वोट डाला। चलिए साथियों, देखने की तो ये बात होगी। अब देखना है किसमें कितना है दम। आज राहुल गांधी ने ताबड़तोड़ निशाना साधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, भाजपा पर। कुछ लोग कह सकते हैं कि बिल्कुल धो डाला। और दूसरी जानिब उन्होंने जाति जनगणना की बात की और जिसकी जितनी आबादी उसके हिस्सेदारी का सवाल उठाया। उसके बाद कॉर्पोरेट कल्चर किस तरह हावी हो रहा है सियासत में, इसकी बात की। दोस्तों, मैं आपको सुनवाऊंगा कि राहुल गांधी ने क्या कहा, लेकिन इससे पहले मैं आपको विश्लेषण भी बताऊंगा कि क्या स्थिति अभी है ताजा बागमारा की। लेकिन इससे पहले आपसे आग्रह है, गुजारिश है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए दोस्तों, और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलिए। आप ज्वाइन करेंगे तो आप हमारे साथी सहभागी बन जाएंगे। थोड़ी बहुत राशि का भुगतान आपको करना पड़ेगा, वो स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हम जैसे लोगों के लिए बड़ी मदद होगी। तो आप ज्वाइन जरूर करें। और दोस्तों, इस वीडियो को धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें, अच्छा लगता है हमें। अब थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेने दीजिए, फिर अपन मिलते हैं। साथियों, कहा जाता है कि ढुल्लू महतो का एक छत्र राज रहा बागमारा, लेकिन क्या वह अपने पारिवारिक सदस्य शत्रुघ्न महतो को चुनाव जितवा पाएंगे? मेहनत तो कर रहे हैं। अब भाजपा भी अपने तमाम हथकंडे वहां अपना रही ताकि शत्रुघ्न महतो जीत जाए। साथियों, 2009, 2014, 2019 लगातार हैट्रिक लगा दी ढुल्लू महतो ने।
लेकिन उससे पहले 2 टर्म जलेश्वर महतो वहां के विधायक रहे। 2000 में और 2005 2 चुनाव जलेश्वर महतो ने जीता। जलेश्वर महतो जदयू से भी विधायक रहे और कांग्रेस से भी। और हैरान करने वाली बात यह है दोस्तों कि 2019 के विधानसभा चुनाव में हैट्रिक तो लगाई ढुल्लू महतो ने, लेकिन बड़े मामूली अंतर से जलेश्वर महतो को हरा पाए थे। मात्र 824 वोटों से ही जलेश्वर महतो को हार मिली थी और जीत पाए थे ढुल्लू महतो। तो अब क्या होगा? तो राहुल गांधी ने तो आज आकर माहौल तो बनाया है। सभा में जलेश्वर महतो भी बोले, ज्यादा नहीं बोले, हालांकि वो अपने किसी प्रतिद्वंदी प्रत्याशी पर निशाना नहीं साधा। ये पुराने दौर की राजनीति है लोगों, पहले के सियासतदान ऐसे ही हुआ करते थे। आज के जैसे लोग हैं छिछली बातें करने वाले, वैसे नहीं हुआ करते थे। अपनी बातें रखी जलेश्वर महतो ने और बताया कि इंदिरा गांधी के दौर में क्या हुआ था, जब कल कारखाने खुले थे, यहां के स्थानीय लोगों को नौकरी भी मिली थी। ये सारी बातें कही। संक्षिप्त संबोधन था उनका, लेकिन सार्थक था। लेकिन राहुल गांधी जमकर बोले, दबाकर बोले, निशाना साधा और बताया कि किस तरह यह सरकार अमीरों को और अमीर, गरीबों को और गरीब करती जा रही है। क्या इसका असर पड़ेगा? क्या जो मामूली अंतर है उसको पाट पाएंगे जलेश्वर महतो? क्योंकि वो ढुल्लू महतो थे, ये शत्रुघ्न महतो है, उनके भाई। लेकिन तीसरा फैक्टर जो है दोस्तों, उसको आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं, उसकी अनदेखी कैसे कर सकते हैं? वह है दीपक रवानी। उनमें में पानी कम नहीं है, रवानी है। रवानी के साथ उनका भी काफिला चल रहा है और बताया जाता है कि इस इलाके में कुर्मी समुदाय की आबादी सबसे अधिक है। उसी कुर्मी समुदाय से में उभरा है नेता नौजवान टाइगर जयराम महतो और उन्हीं के उम्मीदवार है दीपक रवानी। लेकिन दूसरी तरफ जलेश्वर महतो भी कुर्मी समुदाय से आते हैं। हालांकि ढुल्लू महतो का टाइटल तो है महतो, लेकिन वो कुर्मी समुदाय से नहीं आते। भरम तो बना रहा वोटरों में, वो ओबीसी समाज से तो आते हैं, लेकिन कुर्मी समुदाय से नहीं आते हैं ढुल्लू महतो। जब ढुल्लू महतो नहीं आते तो उनके भाई भी नहीं आते। तो अगर सबसे अधिक वोटर वहां कुर्मी समुदाय के, तो वो बटेगा या एक तरफा जाएगा। लेकिन खेल तो बिगाड़े दीपक रवानी। अगर जीत भी नहीं पाए तो किसका खेल बिगाड़ेंगे? शत्रुघ्न महतो का या बुजुर्गवार नेता जलेश्वर महतो का? कुछ और जातीय समीकरण दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं। यहां दलित आबादी है दोस्तों 6.18%, यह मैं 2011 की जनगणना के मुताबिक बता रहा हूं। और आदिवासी आबादी है 11.44%। अब मुस्लिम आबादी 16%। मुसलमानों के बाद वहां रवानियों की भी अच्छी खासी आबादी है, जिस वर्ग से दीपक रवानी आते हैं। यह भी उल्लेखनीय बात है। और यह आंकड़ा तो नहीं है कुर्मी समुदाय की आबादी कितनी है, लेकिन लगभग 25 से 30% बताई जाती है। अब देखिए मुस्लिम वोट 16%, इसमें से मान लीजिए 10%, 12% जलेश्वर महतो को मिलता है। और आदिवासी वोट है 11% के आसपास, 10% मिल जाता है, 20%। अब फिर उधर कुर्मी समुदाय का वोट, कुछ दलित वोट अगर काटने में कामयाब रहते हैं तो जलेश्वर महतो की बढ़त हो सकती। अब देखने की बात है कितनी बढ़त मिलेगी, क्योंकि दलित वोट पूरी तरह तो मिलना मुश्किल है। क्योंकि झारखंड में तो एक ट्रेंड देखा गया है कि दलित वोट जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाता है, उसका झुकाव उस जाने पर। और अब सबसे बड़ा वोट बैंक जो है कुर्मी वोट बैंक, ये किधर किधर बटेगा, अब बड़ा चंक किधर जाएगा, यह देखने की बात होगी। और यही चुनाव परिणाम को प्रभावित करेगा, यही चुनाव को तय करेगा। लेकिन फिलहाल तो राहुल की सभा के आने के बाद जलेश्वर महतो बड़ा उत्साहित है, उनके कार्यकर्ता हौसले से भरे हुए दिखलाई दे रहे हैं।
ऐसा लगता है कि उन्होंने बाजी मार ली। लेकिन चुनाव आसान नहीं होता दोस्तों, और इंडिया अलायंस के साथ दिक्कत यह है कि अंतिम गेंद तक ये मैच खेलना नहीं जानती, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी खेलती है। दूसरी तरफ जेएलके के पास संगठन की मजबूरी है, वैसा मजबूत संगठन नहीं है उनके पास, ना ही संसाधन। और संसाधन संगठन के मामले में तो अभी शिखर पर है भारतीय जनता पार्टी। चलिए देखिए, देखने का परिणाम है, जब रिजल्ट सामने आएगा तब स्थितियां पता लगेंगी। फिलहाल जो तस्वीर थी वो हमने बताने की कोशिश की। अब दोस्तों चलिए सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा बाघ मारा में। 50% यहां महिलाएं आई हैं, और सच्चाई है कि आज के हिंदुस्तान में अगर कोई लोग दुखी है तो वो देश के युवा दुखी हैं बेरोजगारी के कारण, और देश की महिलाएं दुखी हैं महंगाई के कारण। बोझ आपको उठाना पड़ता है। मोदी जी बड़े बड़े भाषण करते हैं, कभी सी प्लेन में चले जाते हैं, कभी समुद्र के नीचे चले जाते हैं, मगर बोझ आपको उठाना पड़ता है। जब पेट्रोल का दाम बढ़ता है, डीजल का दाम बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है, तो असली चोट असली चोट हमारी माताएं बहनों को लगती है। उनसे कोई पूछने को नहीं आता, अकेली रहती हैं, और रोज उनको चोट लगती है। जब भी वो कुछ खरीदने जाती हैं उनको चोट लगती है। नरेंद्र मोदी जी ने उसमें जीएसटी जोड़ दिया, तो जितना टैक्स आप देते हो, जितना टैक्स हिंदुस्तान के गरीब लोग देते हैं, उतना ही अदानी जी देते हैं। आप शर्ट खरीदते हो, जितना टैक्स आप देते हो उतना गौतम अदानी देता है। ये पूरा टैक्स का जो ढांचा है, हिंदुस्तान के गरीब लोगों से पैसा लेने का तरीका है। सही बात है। आप देखिए, अदानी जी अरबपति है, प्राइवेट हवाई जहाज में 24 घंटा उड़ता है, धारावी की उसको जमीन दी जा रही है, 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन उसको दी जा रही है, और जितना टैक्स आप देते हो उतना ही वो देता है। अगर आप टी शर्ट खरीदोगे, जीएसटी जितनी आप दोगे उतनी ही अदानी देगा। तो ये जो नरेंद्र मोदी जी ने जीएसटी का सिस्टम बनाया है, ये गरीबों से चोरी करने का सिस्टम है। और इस देश में गरीब कौन है मैं आपको बता देता हूं। 8% आदिवासी, 15% दलित, 50% पिछड़े वर्ग के लोग, 15% अल्पसंख्यक माइनॉरिटी के लोग, मतलब 90% हिंदुस्तान की आबादी या दलित है, या आदिवासी है, या पिछड़े वर्ग की है, या फिर माइनॉरिटी है। मगर अगर आप देखें, हिंदुस्तान की संस्थाओं को देखें, सरकारी ऑफिसेज में देखें, आपको ये लोग नहीं दिखाई देंगे। आप मीडिया देखते हो, हर रोज हर शाम झारखंड में डिबेट होती है, एंकर एक दूसरे से बात करते हैं, पत्रकार आर्टिकल लिखते हैं। आप मुझे बताओ, टीवी में डिबेट होते हुए आपने कभी किसी गरीब आदिवासी को, किसी किसान को, किसी गरीब दलित को,
किसी गरीब पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को टेलीविजन पे देखा है क्या? नहीं दिख सकता आपको। आपको कभी आपने नरेंद्र मोदी जी को किसान से गले मिलते हुए देखा है? ना। एक बार मैंने देखा नरेंद्र मोदी जी को, वो तारों के पीछे, बार्ब्ड वायर के पीछे 10-15 गरीब बच्चे थे, झिझक के नरेंद्र मोदी जी उनके हाथ पकड़ रहे थे। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री गरीबों के पास जाता ही नहीं है, वो जाता ही नहीं है। किसानों के पास, आदिवासियों के पास, दलितों के पास, पिछड़ों के पास वो कभी नहीं जाते हैं। वो सिर्फ अदानी जी के साथ, अंबानी जी के साथ जाते हैं। भैया आपने पता है, देश में गरीब लोगों के घर में शादी होती है ना, नरेंद्र मोदी जी अंबानी की शादी में चले गए, किसी गरीब व्यक्ति की शादी में कभी गए? क्योंकि वो उनके हैं, वो आपके नहीं हैं। ये सच्चाई है। वो अरबपतियों का काम करते हैं। अब देखिए, जीएसटी का पैसा आप देते हो, आपके जेब से निकलता है और वो हिंदुस्तान की सरकार के पास जाता है, लाखों करोड़ रुपए। उसके बाद वो पैसा बजट में बंटता है। बजट को कौन बनाते हैं? 90 अफसर हिंदुस्तान के बजट को बनाते हैं। और झारखंड में जो पैसा बंटता है, यहां भी 70-80 अफसर उसको बांटते हैं। तो मैंने पता लगाया इन 90 अफसरों में जो हिंदुस्तान के बजट को बांटते हैं, इन 90 अफसरों में दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, पिछड़े वर्ग के कितने हैं, यह मैंने पता लगाया। आप हैरान हो जाओगे। आदिवासियों की आबादी 8% और हिंदुस्तान के जो बजट को बांटने वाले 90 अफसर हैं, उनमें आपका आदिवासी एक अफसर है, उसको पीछे बैठा रखा है। और अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है, तो आदिवासी अफसर 10 पैसे का निर्णय लेता है। आपकी आबादी 8%, आपकी भागीदारी 100 रुपए में से 10 पैसे। दलित हिंदुस्तान में 15% है। 90 अफसरों में से 3 अफसर दलित। 100 रुपए खर्च होता है तो 1 रुपया दलित अफसर निर्णय लेते हैं। पिछड़े वर्ग कम से कम 50% हैं। 90 में से 3 पिछड़े वर्ग के अफसर हैं और 100 रुपए में से 5 रुपए का निर्णय ये लोग लेते हैं। जोड़ लीजिए, 90% आपकी आबादी है और 6 रुपए 10 पैसे 100 में से, 100 रुपए में से आप निर्णय लेते हो। बड़ी कंपनियों को देखो, अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला, अगर आप इनके ऑफिसेज में जाओगे, इनकी मैनेजमेंट टीम को देखोगे, इनके मालिकों को देखोगे, आपको एक आदिवासी, एक दलित, एक पिछड़ा नहीं मिलेगा, एक अल्पसंख्यक नहीं मिलेगा। यह देश की सच्चाई है। और नरेंद्र मोदी जी का काम आपका ध्यान इस बात से भटकाने का है कि आपको पता ना लग जाए कि आज हिंदुस्तान में 90% आबादी की कोई भागीदारी नहीं है। सरकार में नहीं है, मीडिया में नहीं है, प्राइवेट अस्पतालों में नहीं है, प्राइवेट कॉलेजेस में नहीं है,
शिक्षा के सिस्टम में नहीं है, जुडिशरी में नहीं है, आप कहीं के नहीं हो। अगर पिछड़ों को ढूंढना है, दलितों को ढूंढना है, आदिवासियों को ढूंढना है, मजदूरों की लाइन में जाओ, दलित पिछड़े आदिवासी लोग आपको मिलेंगे। लेबर की लाइन में जाओ, ये जो सड़कें बनाते हैं, ये जो इमारतें बनाते हैं, ये इनका खून पसीना से बनती हैं, ये अपना खून पसीना देते हैं, ये इमारतें बनती हैं, बड़े बड़े ऑफिस बनते हैं, मगर इन ऑफिसेज में ये लोग नहीं जा सकते। बड़े बड़े रेस्टोरेंट बनते हैं, ये लोग बनाते हैं। दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग अपना खून पसीना देकर ये बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े मॉल बनाते हैं, और इन मॉलों में आप लोग नहीं जा सकते। ये बदलना चाहता हूं मैं। अब बदलने का सबसे बड़ा तरीका जाति जनगणना, कि देश को पता लग जाए आदिवासी कितने हैं, दलित कितने हैं, पिछड़े वर्ग के लोग कितने हैं। दूध का दूध, पानी का पानी साफ हो जाए पूरा, पता लग जाए सबको कि भैया देश का धन कैसे बटा है, सरकारी संस्थाओं में हमारे कितने लोग हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, पिछड़े कितने हैं, सबको पता लग जाए। जिस दिन भाइयों और बहनों जाति जनगणना हो जाए, उस दिन हिंदुस्तान में क्रांतिकारी राजनीति शुरू हो जाएगी। और मैंने साफ कह दिया, पार्लियामेंट हाउस में मोदी जी के सामने कह दिया, मोदी जी आप जाति जनगणना को रोकने की कोशिश कर रहे हो। मैं और कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन देश को वायदा देते हैं, पार्लियामेंट में, लोकसभा में वायदा देते हैं कि हम जाति जनगणना इसी लोकसभा में पास करवा के दिखाएंगे। और ये जो 50% की दीवार बना रखी है, रिजर्वेशन की दीवार बना रखी है, इसको हम तोड़ के इसको हम परे कर देंगे। रिजर्वेशन को हम 50% से ज्यादा कर देंगे। झारखंड में तो हमने कह दिया है, झारखंड में हमने कह दिया है आदिवासियों को 26% से 28% रिजर्वेशन हम बढ़ा के दे देंगे। दलितों को 10% से हम 12% कर देंगे, और पिछड़े वर्ग को 14% से हम 27% रिजर्वेशन दिलवा देंगे। यहां आदिवासी वर्ग के लोग आए हैं, हम आपको आदिवासी कहते हैं, बीजेपी के लोग आपको वनवासी कहते हैं। आपने सुना है ना, वो वनवासी कहते हैं, हम आदिवासी कहते हैं। आदिवासी का मतलब वो लोग जो इस धरती के, इस देश के, इस जंगल के, जमीन के, जल के पहले और असली मालिक थे। यह है आदिवासी शब्द। आदिवासी मतलब पहले मालिक, तो पहले रहते थे वो आदिवासी। आदिवासी शब्द के पीछे एक सोच है, अगर आप पहले मालिक थे तो जल, जंगल और जमीन का अधिकार भी आपको मिलना चाहिए, का फायदा भी आपको मिलना चाहिए। बीजेपी आरएसएस के लोगों ने नया शब्द बनाया, वनवासी। वनवासी का मतलब वो लोग जो जंगल में रहते हैं। वनवासी के पीछे सोच है कि जल, जमीन, जंगल का अधिकार आपको ना मिले, जो आपका है वो आपसे छीन लिया जाए और आपको जंगल में रखा जाए, और आस्ते 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 आपसे जंगल छीनते जाते हैं, छीनते जाते हैं, छीनते जाते हैं। अंत में आपको वनवासी कहेंगे और हिंदुस्तान में जंगल ही नहीं बचेगा। फिर आपसे कहेंगे भैया आप तो जंगल में रहने वाले लोग हो, अब तो जंगल ही नहीं बचा, अब आप जाके भीख मांगिए। यह इनकी सोच है। हमारी सोच
जल जंगल जमीन आपका, पहला अधिकार आपका। जल जंगल जमीन का फायदा आपको जाना चाहिए। अगर धन जमीन से, जंगल से, जल से बनता है तो वो धन आपको भी मिलना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन की सोच। इसीलिए मैनिफेस्टो में हमने आपके लिए गारंटीज दिए हैं। और भाषण की शुरुआत मैंने महिलाओं से की थी, तो मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि अगली झारखंड की सरकार, कांग्रेस पार्टी जेएमएम की सरकार एक ऐतिहासिक काम करने जा रही है। झारखंड की महिलाएं, आप तैयार हो जाइए, आप रेडी हो जाइए, क्योंकि चुनाव के एकदम बाद खटाखट 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 हमारी सरकार हर महीने, ये देखिए मुस्कुरा रही है, हमारी सरकार हर महीने आपके बैंक अकाउंट में 2,500 रुपए खटाखट 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 अंदर। महंगाई की चोट आपको लगती है, सरकार का फायदा भी आपको पहुंचना चाहिए। 2,500 रुपए हर महीने आपके बैंक अकाउंट में ठकाठक ठकाठक ठकाठक। 1 तारीख को आप जगोगी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, बैंक अकाउंट चेक करोगी, 2,500 रुपए अंदर। उसके बाद गैस सिलेंडर 450 रुपए का, ₹450 का गैस सिलेंडर, 2,500 रुपए बैंक अकाउंट के अंदर। 7 किलो राशन हर व्यक्ति को हर महीने आपकी इंडिया गठबंधन की सरकार देने जा रही है। युवाओं के लिए 10 लाख युवाओं को रोजगार, 500 एकड़ का इंडस्ट्रियल पार्क और डिग्री कॉलेज झारखंड के हर ब्लॉक में और प्रोफेशनल कॉलेज हर डिस्ट्रिक्ट में हमारी सरकार बनाने जा रही है। किसानों के लिए, धान के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस, आज आप 2,400 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदते हो। चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार धान के लिए आपको 3,200 रुपए प्रति क्विंटल देने जा रही है। भाइयों और बहनों, हमने मन बना लिया है, जितना पैसा नरेंद्र मोदी अरबपतियों को देगा, उतना पैसा हम गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को, युवाओं को देंगे। इस बार दिल्ली में सरकार नहीं बनी, आने वाले समय में दिल्ली में इंडिया गठबंधन की कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, तो फिर देखना गरीबों को कैसे मजे मिलेंगे, किसानों को, मजदूरों को, जो अपना खून पसीना देते हैं, 24 घंटा काम करते हैं, सड़क बनाते हैं, देश को भोजन देते हैं, छोटे व्यापारी लोग जो रोजगार देते हैं, छोटे बिजनेस वाले लोग जो रोजगार देते हैं देश को, उनकी मदद करने वाली सरकार होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी ने 6 लाख करोड़ कर्जा माफ किया है अरबपतियों का। किसान कर्जा माफी मांगता है, नरेंद्र मोदी कहता है तुम्हें नहीं देंगे। गरीब व्यक्ति कर्जा माफी मांगता है, कहता है हम नहीं देंगे। अरबपतियों के लिए टैक्स माफ हो जाएगा, कर्जा माफ हो जाएगा, जमीन दी जाएगी। ऐसी सरकार झारखंड में नहीं आनी चाहिए।
नहीं आएगी ना? इंडिया गठबंधन की सरकार बनाइए, 2,500 रुपए प्रति महीना वाली सरकार बनाइए, 3,200 रुपए प्रति क्विंटल वाली सरकार बनवाइए और 200 यूनिट बिजली फ्री में देने वाली सरकार बनाइए। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जोश है आप में। नमस्कार, जय हिंद।